हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूरियो लैब्स। मैं हूं हेमंत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का नेक्स्ट पार्ट। ये इसका लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर के जितने भी कुछ जो बीच बीच के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में जो चैप्टर हमारा बच गया था वो भी हम इसको पूरा कर देंगे। चलिए बच्चों, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आगे क्या लिखा है इसमें देखिए। हमने उस दिन जब हमने देखा था, हमने बीजपत्री के बारे में सीख लिया था, ठीक है, कि हमारे पास एक बीजपत्री होते हैं, दो बीजपत्री होते हैं, है ना। उनके अंदर किस तरीके की शिरा विन्यास पाई जाती है वो सब भी हमने सीख लिए थे। और अब हम डिस्कस करने वाले जंतुओं के बारे में कि हमारे आसपास में अलग अलग तरीके के जंतु भी तो पाए जाते हैं। अब उन जंतुओं का हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है जंतुओं का हम समूह कैसे बनाना है। तो लिखा हुआ है पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। और क्या कभी आपने सोचा है कि इतने अलग अलग प्रकार के जंतुओं का समूह आप कैसे बना सकते हो? क्या आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप हमारी जो 2.3 है उसमें जंतुओं का समूह बनाने के लिए कुछ आधारित निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार कीजिए। अब देखिए 2.3 कहाँ है, चलो चेक करते हैं। 2.3 पे हम चलते हैं। ये कौन से की बात कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। 2.3 इसके अंदर हमने कुछ सारणी बनाई थी, ये रही। अब ये जो 2.3 है ना, इसके अंदर हमने पौधों के बारे में बताया था। क्या इस तरीके से हम जंतुओं के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं क्या? तो चलो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जंतुओं का हम किस तरीके से समूह हम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए तो यहां लिखा हुआ है क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को आपने देखा होगा, ठीक है। और आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक दूसरे के स्थान पर गति करते हैं। तो आइए जंतुओं के विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करते हैं। चित्र 2.7 के अंदर आपको इस तरीके से कुछ जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं और इसका जंतुओं को बताने का प्रयास करेंगे कि इनमें किस तरीके की गति करते हैं। अब आपको यहाँ एक तितली दिखाई दे रही होगी। अब तितली तो आपको पता है उड़ती है ना। अब गाय आपको दिखाई दे रही होगी, गाय तो चलती है, ठीक है। और चींटी भी हमारे पास, उसके पास पैर होते हैं, चलती है। और जैसे ये हमारे पास केंचुआ है, वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। केंचुआ भी तो रेंगते हैं ना। पक्षी उड़ते हैं, है ना। इस तरीके से ये कोई हमारे पास एक जीव है, ये भी चलता है, नीचे मतलब रेंगता है। और ये जो कछुआ है, कछुआ क्या करता है, पानी के अंदर तैरता भी है और चलता भी है जमीन के ऊपर। ऐसे मेंढक है, मेंढक क्या करता है, मेंढक उछलता है, ठीक है, और पानी के अंदर तैरता है। और मछली तो उछलती नहीं है, मछली तो ऐसे नहीं चलती ना, पैर तो नहीं है उसके, लेकिन वो पानी के अंदर तैरती है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जो बतख वगैरह या कुछ हंस कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे सांप आपको दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास अलग अलग तरीके के भी जीव जंतु पाए जाते हैं और जिनका हम अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये कौन से ऐसे जंतु है जो चलते हैं, कौन से ऐसे जंतु है जो रेंगते हैं, कौन से ऐसे जंतु है जो उड़ते हैं। यानी सभी का अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। और आगे क्या दे रखा है, तो ये लिखा है इन जंतुओं को तालिका 2.5 के अंदर, कौन सी 2.5 है, ये देखो चींटी के बारे में बता रखा है। तो चींटी क्या करती है, चलती है, ठीक है। और गति के लिए शरीर के कौन से अंग हैं, उनके पास टांगे हैं। ऐसी बकरी के पास टांगे हैं। कबूतर के पास पैर भी है और पंख भी है। मक्खी चलती है और कुछ मक्खी आपने देखी होगी उड़ती भी है, और चलने के लिए उनके पास पैर भी है और पंख भी है। ऐसी मछली है, मछली क्या करती है, मछली तैरती है, तैरने के लिए उनके पास पंख होते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में उनको कहते हैं फिन्स, ठीक है। और भी हमारे पास हम अलग अलग तरीके के जीव जंतुओं को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो तालिका, हमने जो सारणी बनाई है 2.5, इसमें हमने ये देखा है कि जो जंतु होते हैं वो अलग अलग प्रकार की गति करते हैं, ठीक है। कुछ जंतु उड़ सकते हैं, कुछ रेंग सकते हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ कूद सकते हैं, और कुछ हमारे पास यहाँ पर रेंगते हैं, है ना। तो और लेकिन किसी के पास पैर होते हैं तो किसी के पास दूसरे अंग होते हैं। जैसे कि मान लो कि चींटी है, चींटी के पास पंख भी है और चींटी के पास चलने के लिए पैर भी है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मछली की, मछली के पास पैर नहीं है लेकिन उनके पास पंख होते हैं, ठीक है, तैरने के लिए।
तो ये कह रहे हैं आप इस तरीके से अलग अलग जंतुओं का भी समूह आप बना सकते हैं। तो आगे एक वैज्ञानिक का यहाँ पर परिचय आपको दे रखा है। देखिए कौन से वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम है जानकी अम्माल। अब ये क्या है, ये 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1984 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये लिखा है एक भारतीय वनस्पति थी। वनस्पति को हम जैसे ये जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी जो जानकारी रखते हैं उनको कहते हैं वनस्पति शास्त्री कहते हैं, ठीक है, जो कि पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन किया और संरक्षण करने में, संरक्षण का मतलब है उनको बचाने में उनको सहायता करी, ठीक है। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में भी उन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की भी शुरुआत करी थी। यानी कि ये हमारे, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बॉटनिस्ट कहते हैं, ये बॉटनिस्ट है, ठीक है, और हिंदी के अंदर कहते हैं वनस्पति शास्त्री थी ये, ठीक है जी। आगे सफलता की कहानी है। ये जो उन्होंने साइलेंट वैली चलाया था, नाम कौन है इनका, नाम है इनका जानकी अम्माल। तो जानकी अम्माल ने ये जो सफलता की कहानी चलाई थी, जो इनका साइलेंट वैली जो इन्होंने कार्यक्रम चलाया था, उनमें देखो उनके बारे में जानकारी दे रखी है कि ये केरल के अंदर जो पालक्काड जनपद के एक जंगल की वनस्पति कहानी है। एक अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को सुरक्षित रखने के विषय में है। यानी कि कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सदाबहार जंगल थे, जो जो हमारे पालक्काड के अंदर, वहां की बात कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, ठीक है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आम जनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। देखो वहां पर ना एक बांध बनने वाला था, ठीक है, क्योंकि अगर बांध बनने वाला था तो वहां पर कुछ पेड़ों को भी यहाँ पर कटाई करने वाले थे। लेकिन तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया कि हमें उनको पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को नहीं काटना है, ठीक है। तो उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संपादन को पत्र, समाचार पत्रों में लेकर और सेमिनार और अन्य, और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। अभी भी हमारे यहाँ पर जैसे हम केरल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर साइलेंट वैली के नाम से एक वैली है, घाटी है, ठीक है ना, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो उसको जो बचाने का जो सहयोग है, जो श्रेय है, वो पूरा का पूरा हमारे पास जानकी अम्माल नाम की जो वनस्पति शास्त्री हैं उनको जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग तरीके के ये जो जीव जंतु है ये कहाँ रहते हैं, ठीक है। देखो परिवेश का मतलब होता है जहां जंतु रहता है उसको, वो वहां का उसका परिवेश होता है। अगर इसको हम साइंस की भाषा में बोलें तो उसको हम इसका आवास भी उसको हम कह देते हैं, ठीक है। आवास, जैसे आप लोग अपने घर में रहते हो, अब जैसे कि पक्षी है, कोई भी चिड़िया है, चिड़िया कहाँ रहती है, आप बोलोगे सर ये तो पेड़ पे रहती है। अगर ऐसे मैं बोलूँ केंचुआ कहाँ रहता है, आप बोलोगे वो केंचुआ तो मिट्टी के अंदर रहता है ना। ऐसे अगर मैं बोलूँ चूहा कहाँ रहता है, आप बोलोगे मिट्टी के अंदर रहता है ना, यानी कि बिल के अंदर बना के रहता है। तो वो जहाँ पर वो रहते हैं वह उसका आवास स्थान होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो संभवतः आपने प्रकृति के सैर के दौरान आपने अवलोकन किया होगा कि जीव जंतु अलग अलग परिवेश में रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बकरी, जो मछली जल में रहती है ना, ये सारा आपको बता रखा है, ठीक है। ये मछली जो है आपको पता है, मैंने आपको बताया अभी आपको कि ये मछली है, इनके पंख होते हैं जिनसे ये पंख वो नहीं है, उड़ने वाले नहीं है, ये पानी के अंदर तैरने वाले हैं ये, ठीक है। पंखों की सहायता से पानी में तैरती है और बकरी क्या करती है, अपने टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्रियाकलाप 2.10 है, ये कह रहे हैं कि आप इस तरीके से ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप सारणी बनाएंगे अलग अलग जानवरों की जिनके बारे में आप जानते हो और उनके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। ये सारे वही हैं। जैसे ऊंट है, ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, आप बोलोगे कि ऊंट है, ऊंट मरुस्थल में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ ये मरुस्थल के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, ये है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर देवदार का पेड़ है, महासागर के अंदर मछलियां होती है, जंगल के अंदर शेर होते हैं। आप इस तरीके से और भी अन्य किसी और जानवर को जानते हो तो उसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ देखो एक दे रखा है, मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अब ये जो इनका ये जो नागफनी के जो पौधे है ना,
ये एक तरीके से ना मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ठीक है। अब ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर पानी बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन वहां पर भी ये लंबी, इनकी जो जड़ें होती है काफी लंबी होती हैं, जिनकी वजह से ये काफी गहराई तक जाकर पानी को मतलब पानी का अवशोषण कर लेते हैं और खुद को जिंदा रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ देखने में होते हैं ये। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आगे दिखा है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर हमारे पास, आप जहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे जहाँ पे पर्वत है वहां पर देवदार के भी यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। तो देवदार के पेड़ आप देखोगे काफी ऊंचे ऊंचे यहाँ पे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो कक्षा में चर्चा के दौरान आपने एलेक्स को याद आया था कि एलेक्स कौन है, यहाँ पर जो इनके सैर करने वाला जो एक बच्चा है उसको याद आया था कि उसने राजस्थान के अंदर मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी, जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले पौधे देखे थे। और ऐसे यहाँ पे साथ ही यह भी बताया कि वृक्ष शंक्वाकार भी होते हैं, उनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई भी होती है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो देवदार के पेड़ है उनकी बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो मरुस्थल होते हैं वहां पर अगर पानी की बहुत कम उपलब्धता होती है तो वहां पर किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, वहां पर इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। और अगर आपने देखा होगा जो कैक्टस के जो पेड़ होते हैं वो भी ज्यादातर हमारे पास मरुस्थल के अंदर ही पाए जाते हैं। कैक्टस के पेड़ होते हैं वो भी यहाँ पर मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मानसल सारे वही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में प्राय हिमपात होता है। अब आपने देखा होगा भी बहुत सारे जहां पर जैसे अंटार्कटिका जैसे शहर है ना, अंटार्कटिका जैसे देश है, वहां पर क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट भी ऐसी होती है कि उन पर बर्फ नहीं टिकती है। तो वो कैसी बनावट होती है? इस प्रकार शंक्वाकार बनावट होती है ना। अब वहां पे आपने घर भी देखे होंगे कुछ इस तरीके से स्लोप के आकार में होते हैं, ऐसे तिरछे घर होते हैं, ताकि अगर बर्फ वहां पर पड़े तो बर्फ गिरकर नीचे आकर गिर जाए। और जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जहां पर बारिश होती है, बारिश वाले इलाकों के अंदर भी इस तरीके के वहां पर घर पाए जाते हैं। और वहां पर जो पेड़ होते हैं वो भी इस तरीके से त्रिकोणाकार होते हैं पेड़, है ना। तो चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ही ऐसी हो जाती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। तो ये शंक्वाकार के बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है, पर्वतीय क्षेत्र देवदार के पेड़ के बारे में, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जो जैव विविधता है वो विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग होती है। और राजस्थान के अंदर आपने गर्म मरुस्थल के आपने ऊंट देखे होंगे, लेकिन एक तरीके का दूसरा ऊंट भी होता है जो कि पर्वत के अंदर पाया जाता है। लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाला ये देखो, ये एक दूसरे तरीके का ऊंट है ना। तो इसके आपने देखे होंगे ये जो बाल होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और इनमें ना दो तरीके के इनमें दो कुबड़ होते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से होते हैं, ये कैसे आ जाते हैं, इनके बारे में चलो चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, गर्म मरुस्थल के जो ऊंट होते हैं उनके पैर लंबे होते हैं, और जो खुर होते हैं, खुर का मतलब ये बेटा ये जो पैर होते हैं खुर, इनके जो खुर होते हैं जिसको हम कह सकते हैं पैर के जो नाखून वगैरह होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बकरी के, गाय के, भैंस के जो होते हैं खुर, उनकी बात कर रहे हैं। उनके जो खुर होते हैं वो चौड़े होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊंट के लंबे पैर होते हैं और चौड़े खुर ऊंट को रेतीले मरुस्थल में रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। यानी कि पैर होता है ना उसका एकदम चौड़ा चौड़ा पैर होता है, ठीक है। अगर रेत के ऊपर चलेंगे तो रेत के अंदर धंसेंगे नहीं वो पैर, ठीक है। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल में ऊंटों की जो ऊंचाई होती है वो पैर गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये देखिए, इनके खुर देखें आपने, देखो एकदम छोटे छोटे खुर होते हैं इनके, देखो कितने बड़े बड़े होते हैं। देखो यहाँ पर आसान, इनका जो तल होता है बड़ा होता है, लेकिन इनका देखो तीखी तीखी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ियों मरुस्थलियों में आसानी से चलने में सक्षम होते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है? अरे वहां पर बर्फ होती है ना, तो बर्फ के अंदर अगर पैर अच्छे से नहीं जमेंगे तो बताओ क्या कोई वहां पर जानवर चल पाएगा? नहीं। लेकिन जब हम भी चलते हैं ना तो आपने देखा होगा वहां पर जो जाने वाले कोई भी पर्वतारोही है उनके हाथ के अंदर ना ऐसे वो स्टिक होती है और उस स्टिक से वो ऐसे बर्फ के अंदर गाड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर गाड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, ताकि उनको पकड़ने में आसानी हो, ठीक है। आगे देखिए, मरुस्थलीय परिस्थिति में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो ये कुबड़ होता है ना, ये वाला, इस कुबड़ के अंदर जो भोजन होता है वो एक बार में खा लेते हैं, यहाँ पर इसका भंडारण कर लेते हैं, ठीक है।
और ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे वाले ऊंट में एक कुबड़ होता है और भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता देता है। लेकिन ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊंट में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों में अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं, जो सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं। और क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो उस समय उन्हें कुबड़ में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि ये पहले खाना खा लेते हैं बहुत सारा, और अपना खाना खाने के बाद ये जो इनके दो कुबड़ होते हैं ना, इन कुबड़ के अंदर अपना खाना यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे सर्दियां बीतती जाती है तो पूरी सर्दियों के अंदर इनको खाना नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो उस समय खाना मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अपने कुबड़ के अंदर मौजूद जो इकट्ठा हुआ खाना है उसी का इस्तेमाल करते रहते हैं। और जैसे ही सर्दियां बीत जाती है तो इनका कुबड़ का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और इनके सिर से लेकर गर्दन तक के निचले भाग तो लंबे बाल होते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, देखो लंबे बाल होते हैं ताकि ठंड से बचने में इनको आसानी हो, ठीक है, ताकि बर्फीले मौसम में जीवित रहने में सहायता दे सके। और मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती है, ये आपने सोचना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और पेड़ों के बारे में बता रखा है। यहाँ पर हमें बता रखा है लाल खूबसूरत बुरांस के पेड़, बुरांस को जिसको हम बोलते हैं रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन नाम का जो उसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी के अंदर कहते हैं बुरांस कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, नीलगिरी के जो वन होते हैं, नीलगिरी के शोला वन में देखे गए लाल फूलों वाले ऐसे ना बड़ा सा पेड़ होता है जिसके फूल होते हैं लाल लाल रंग के पेड़, लाल लाल रंग के ऐसे इस तरीके से फूल होते हैं। इस पेड़ को हम बुरांस या फिर रोडोडेंड्रॉन के पेड़ कहते हैं, ठीक है। उन्हें बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं से जीवित रह सके। और सिक्किम में रहने वाले जो पेमा ने बताया कि उसके पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे होते हैं क्योंकि इसलिए ये विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भी अपनी विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि ये जो पौधे होते हैं ना, ये जहां जहां ये उगते हैं वहां का जो एनवायरनमेंट होता है, वहां की जो परिस्थितियां होती है उसी के अकॉर्डिंग ही खुद को ये ढाल लेते हैं, ठीक है। सागर जो है एक लड़का है, बच्चा है जो उसी क्लास में पढ़ रहा है, अपने सहपाठियों को बताता है कि एक विशेष समूह समारोह में अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार वहां पे जो द्वीप समूह है वहां गया था और वहां उसने महासागर में एक बड़ी बड़ी विशाल व्हेल देखी थी और मछलियों को भी देखा था, अलग अलग तरीके की जो रंगीन मछलियां उनको भी देखा था। और उनके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का जो धारा रेखित शरीर है, यानी कि जो स्ट्रीमलाइन जो उनका शरीर है, धारा रेखित जो शरीर है वो उनको तैरने में मदद करता है। हमने सीखा है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं को अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उन्हें वहां जीवित रहने में सक्षम बनाती है, ठीक है। और ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं अनुकूलन कहा जाता है। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांस की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है। अब कहीं आपने देखे, इस लाइन का मतलब है कि जो बुरांस के पेड़ होते हैं ना बेटा, कहीं कहीं जगह तो आपने देखे होंगे छोटे होते हैं और कहीं कहीं जगह बड़े लंबे लंबे भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो कि आवास किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन उसका आंसर बनेगा वह स्थान जहां पर पौधे और जंतु रहते हैं वह उसका आवास होता है। जैसे कि समुद्र में कौन रहते हैं, कछुए, और यहाँ पे ऊंट कहाँ रहता है, गर्म और ठंडे मरुस्थल के अंदर रहता है। और बुरांस का पेड़ कहाँ पे है, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर भी पाया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके से चीजें दे रखी। तो आगे है यहाँ पर सलीम अली, यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं। साइंटिस्ट का नाम है सलीम अली। सलीम अली जिनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1987 के अंदर हो गई थी। अब ये क्या है, ये हमारे पास ये जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के विशेषज्ञ हैं ये, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने पूरे भारत की यात्रा करी थी और एक पक्षियों की सूची तैयार करी थी और उनके यात्रा मार्गों में आवासों को भी बहुत ज्यादा प्रलेखित किया गया, यानी लिखा गया था उनको। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को भी अंकित किया था, यानी कि उन्होंने ये भी बताया था कि अलग अलग तरीके के पक्षी कहाँ पाए जाते हैं और इनके आवास स्थान कहाँ कहाँ हैं। इसीलिए इनको एक उपाधि दी गई है जिनको कहते हैं भारत का पक्षी पुरुष। अगर आपसे नया क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहते हैं तो आप नाम लोगे सलीम अली का,
ठीक है जी। आगे है हमारे पास कुछ और जानकारी दे रखी है, कुछ यहाँ पर मेन चीजें यहाँ पर बता देता हूं। लिखा हुआ है थलीय आवास के बारे में, कुछ आवास के बारे में बता रखा है। हमारे पास तीन तरीके के हमारे पास दो तरीके के आवास है। एक तो होता है थलीय आवास, एक होता है जलीय आवास। देखो थलीय आवास क्या होता है, ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, लिखा हुआ है ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु जो थल पर रहते हैं, ऐसे आवास को हम कहते हैं थलीय आवास। जैसे कि वन, घास के मैदान हो गए हैं, और मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र, ये सारे हमारे पास कैसे है, थलीय आवास। दूसरा कौन सा है, जलीय आवास। अब जलीय आवास क्या है, आप बोलोगे जल में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं और जो जंतु हैं उसके आवास को जलीय आवास हम कहते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारे पास कुछ और भी अलग तरीके के भी जीव जंतु पाए जाते हैं। कौन से, जैसे कि मेंढक हो गए, वो जल पर भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं, तो ऐसे जंतुओं को हम उभयचर कहते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन है आप इनको यहां पर नोट कर सकते हो। 3 तरीके के हमारे यहां पर जो है आवास है पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है यहां पर नई चीज और सीख लेते थोड़ा सा। अब ये कह रहे हैं आपने अपने माता पिता और दादा दादी से, पड़ोसियों से ये जानकारी लेनी है कि आपने बचपन के अंदर किस तरीके के पेड़ पौधे देखे होंगे, जीव जंतु देखे होंगे, और आप जो भी बचपन के अंदर या फिर अब तक जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में आप देखते हो, आपने उनकी जानकारी लेनी है और उनको यहां पर टेबल के अंदर लिखना है, या फिर उनको उनकी आपने पूरी जानकारी रखनी है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे यहां पर एक प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता रखा है, जो कि आपने इसको आराम से इसको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या है, यहां पर हमारे पास पवित्र उपवन, जिसको हम कहते हैं सैक्रेड ग्रोव्स, यहां पर हमारे पास ये वन है। अब इनके वन के बारे में भी पूरी जानकारी हमें लेनी है, ठीक है। आगे क्या है, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा पार्ट नंबर 2। तो यहां पर ये पूरा पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करवा दूंगा, और इसके अलावा जो भी यहां पर कुछ मेन बातें रहेगी वो भी मैं आप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, तब डिस्कस करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आगे ही हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे और साथ में उसकी पूरी डिटेल के अंदर उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।